नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम प्यारे बच्चों। आइए भाई, तो बच्चों आज हम अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, बहुत आराम से ही समझना, आराम से ही समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, है ना। और बेटा, आपके पेपर में जितना पूछा जाने योग्य, आपसे पूछा जाने योग्य होगा उतना ही पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं, है ना। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों अलंकार। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए अलंकार। गुड आफ्टरनून सभी को मेरे प्यारे बच्चों। रोहित, बादल, आरती, कार्तिक, रोहित, रविंद्र, गुर्जर, रामू कुमार, सागर, विश्वास, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हेडिंग डालेंगे अलंकार। अलंकार, तो मेरे दोस्तों एक बात आपसे पूछी जाती है कि अलंकार किन दो शब्दों की योग से बना है। ठीक है, तो मेरे भाई, इसको जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो ये टूटता है अलम अलम धन कार में। अलम धन कार में, है ना। तो अनुस्वार को मैं बदल दिया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिर प्यारे बच्चों, एक अगला पॉइंट इसी में से निकल के आता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का अलंकार का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बेटा अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गहना होता है, आभूषण होता है, जेवर होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, आभूषण, गहना, कौमा जेवर होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप अच्छे से समझेंगे कि जिस प्रकार मनुष्य सजने संवरने के लिए, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा अपने सौंदर्यकरण को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह मेरे दोस्त, उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसकी एक परिभाषा लिखिए बिल्कुल सिंपल सी अपने शब्दों में। चलो परिभाषा लिखेंगे अपनी बेटा, जो इसकी डेफिनेशन होती है। लिखेंगे काव्य की, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द, वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना होगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य भेद 2 ही हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका होता है बेटा शब्दालंकार।
शब्दालंकार। दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपका अर्थालंकार। और तीसरा होता है मेरे प्यारे साथी, तीसरा होता है बेटा आपका उभयालंकार। उभयालंकार क्लियर है? तो 3 अलंकार के भेद होते हैं, याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, तो आपको आंसर 2 ही देने हैं बेटा। मुख्य भेद हमारे 2 ही होते हैं, मुख्य भेद वो 2 ही हैं। और वो कौन से हैं मेरे दोस्त? वो होते हैं नंबर 1 शब्दा और नंबर 1 अर्था। शब्दा और अर्था मुख्य भेद 2 हैं, वही आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्य भेद आपको पता लगा। नंबर 1 होता है शब्दालंकार और नंबर दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे अर्थालंकार। ये हमारे मुख्य भेद हैं। यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं और इनसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उभयालंकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, परेशान मत होना, ठीक है। अंजलि शर्मा बेटा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए ये बताइए अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? 2 हैं। वैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, समझी? हाँ, याद रखो। तो बच्चों नंबर 1 डालेंगे आप लोग शब्दालंकार। नंबर 1 हो जाएगा बेटा शब्दालंकार। और इसके बारे में आप लिखेंगे जिस रचना या जिस पंक्ति में शब्दों के कारण सुंदरता आती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। लिखेंगे बच्चों, काव्य में जिन शब्दों के कारण, देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, शब्दों के कारण पंक्ति में सुंदरता आती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के कारण सुंदरता व्यक्त होती है, ठीक है। जब हम शब्दों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उनसे सुंदरता आती है, याद रखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आगे बात आती है भाई शब्दालंकार। मुख्य शब्दालंकार हमारे कौन कौन से होते हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछने योग्य हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं? लिखेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। नंबर एक बेटा होता है आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे तुमने देखा होगा अनुप्रास अलंकार में कोई भी एक शब्द होता है और एक वर्ण होता है, वो बार बार आता रहता है ना। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो छे वर्ण आता रहता है। तो बेटा जहां पर एक वर्ण बार बार आपको देखने को मिलता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा भेद होता है मेरे बच्चों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों? यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी रचना में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकलता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगने, मादकता अधिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है श्लेष अलंकार।
तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, कोई किसी भी रचना में या किसी भी पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अनेक निकलते हैं। शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक निकल रहे हैं उस अर्थ शब्द के, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। नंबर 4 आता है मेरे दोस्त, नंबर 4 आता है बेटा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, इसका मतलब होता है कहने वाला किसी बात को किसी तरह से कहता है लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ उससे अलग निकाल लेता है, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे वक्रोक्ति अलंकार होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मैंने कोई बात बोली आपसे आपके भले के लिए लेकिन आपने उसका अर्थ निकाल लिया बुरे के लिए, तो बेटा वो उसका विपरीत अर्थ हो गया, उसका अर्थ बदल गया, सुनने वाले ने उसका अर्थ कुछ का कुछ निकाल लिया, तो मेरे दोस्त वहां पर वो अलंकार होता है हमारा वक्रोक्ति। फिर नंबर 5वां एक भेद होता है इसी का, 5 ही भेद वैसे हम पढ़ेंगे, वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार क्या होता है बेटा, जब हम कभी घृणा, दो, घृणा, सुख, प्रेम या फिर किसी शब्द को दोहराते हैं ना, किसी शब्द को दोहराते हैं, है ना, तो मेरे बच्चों वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, रातों रात, दुख, जैसे मैंने कहा कि घर घर, राम राम, तो वो शब्द जब दोहराए जाते हैं तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं है कि घुट्टी है मैं आपको घोल कर दे दूंगा, है ना, पढ़ोगे नहीं तो जीवन में समझ में नहीं आएगा। अभी तो बच्चे हो, बड़े भी हो जाओगे तब भी समझ में नहीं आएगा यदि ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो शब्द अलंकार की बात समझ में आ गई। काव्य में जिन शब्दों के कारण पंक्ति में सुंदरता आती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, है ना, जिसके मेरे दोस्त भेद आपके सामने ये है ना। वेरी गुड। हाँ, और बेटा जहां पर अभी पहले शब्दालंकार को पढ़ते हैं, अर्थालंकार को बाद में पढ़ाऊंगा। चलो, तो नंबर 1 डालेंगे आप लोग शब्दालंकार के भेद, जिसका पहला भेद होगा पहला ही होता है बेटा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं एक बार सब लोग बताएंगे। जब किसी रचना में एक वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लिखिए बेटा, लिखेंगे जब किसी रचना कौमा पंक्ति में एक वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथी ये बात आपको ध्यान रहेगी। बोलो भाई, ये बात आपको ध्यान रहेगी, क्लियर है। जैसे तरनी तलुजा तट तमाल, मैं एक अलंकार का उदाहरण लिखता हूं। तरनी तनुजा तट तमाल, तो बेटा एक वर्ण आपको बार बार नजर आ रहा होगा जिससे वो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक वर्ण बार बार बोला जा रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर कौन सा वर्ण मिला आपको, तय वर्ण। जब आपको तय वर्ण बार बार मिल रहा है तो यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बोलो
क्लियर है? जैसे एक मैंने लिखा अलंकार, एक शब्द वो लिखता हूं उदाहरण, रीझी रीझी, रीझी रीझी रीझी, रीझी रीझी रहीशी, रहीशी रहीसी, रीझी रीझी रहीशी, हंसी हंसी, हंसी हंसी, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। ठीक है, तो बेटा आपको देखो यहां पर एक वर्ण नजर आ रहा होगा, रे 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 की वर्ण की आवृत्ति ज्यादा मिल रही है ना। तो मेरे दोस्त जहां पर एक वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा अनुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बेटा भेद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भेद कौन कौन से हैं। वो भेद कौन से हैं बेटा याद रखेंगे, लिख देंगे। अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 होता है बेटा छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, एक वर्ण, कोई भी एक वर्ण 2 बार आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, एक वर्ण होता है और वो 2 बार आता है, ये सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं। दूसरा होता है मेरे बच्चों वृत्त्यानुप्रास अलंकार, दूसरा होता है बेटा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, जिस रचना में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, वहां पर ये ध्यान रखना। सर जी लूसेंट में तो 3 दिए हैं। बेटा लूसेंट में किस चीज का 3 दिया है, क्या 3 दिया है अंकित, ये बताओ। ऐसे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो 3 दिया है, बेटा मुझे क्या पता आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना। जब तक ये नहीं बताओगे भैया ये 3 दिया है तब तक मुझे नहीं पता लगेगा भैया। तीसरा आएगा बेटा आपका लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। ये भेद याद रखना भाई, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। लाटानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार में दोस्तों शब्द दोहरते हैं, एक शब्द 2 बार आता है। जैसे मैंने कहा लड़का तो लड़का है ना, ये लड़के तो लड़के हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके बच्चों, नंबर 4 आएगा मेरे दोस्त, मैंने लिखा लाटा हो गया। अब आएगा बेटा श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, इसमें जो भी वर्ण निकलेगा मुख के किसी एक भाग से ही निकलेगा। अंकित बेटा अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखो, 3 मत पढ़ना। श्रुत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार, सुनने में सभी शब्द मुख के एक भाग से निकलते हैं, मुख के एक भाग से निकलते हैं, वो आपको याद रखना है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और दोस्त एक आता है अनंत्यानुप्रास अलंकार, नंबर जो 5वां होता है इसका उसे ध्यान रखेंगे। नंबर 5वां आएगा बेटा अनंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, कोई भी वाक्य आप बोलेंगे, कोई भी पंक्ति आप बोलेंगे, तो मेरे दोस्त उसकी पंक्ति के अंत की जो आवाज होंगी वो समान होंगी। जैसे मैंने कहा अंजलि
खीर खाती है, राखी दूध पीती है। तो ती है दोनों के पीछे आया ना, तो मेरे दोस्तों उनकी अंतिम आवाज समान होती हैं, इसलिए वो अंत्यानुप्रास अलंकार है। जो सुनने में जिसके वर्ण एक ही मुख के भाग से निकले वो बेटा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और मेरे बच्चों जब एक शब्द दो बार दोहरता है और दोनों बार अपना अर्थ तो समान ही रखता है शब्द वो, तो मेरे बच्चों वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। और बेटा वृत्यानुप्रास जब एक वर्ण या की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। और 6 का मैंने बता दिया, एक वर्ण 2 बार आता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने है ना, ये आपको पांचों भेद इस प्रकार ध्यान रखने, अच्छे से याद रखना। आपके पेपर में पीछे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना था अलंकार से, तो मैं फिर भी आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको ज्ञान रहे थोड़ा बहुत, आप परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो, तो मेरे बच्चों ये हो गई आपकी अनुप्रास अलंकार की बात। अब आती है बेटा यमक अलंकार की बात। यमक अलंकार, और प्रैक्टिस में जब मैं इनकी प्रैक्टिस क्लास लूंगा आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, वहां भी याद रखना। तो लिखेंगे बच्चों, लिखिए लिखिए, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार अपना अर्थ अलग देता है, वहां अर्थालंकार होता है, ठीक है ना। हाँ चलो, वहां यमक अलंकार होता है। बेटा अंकित तुम जो कह रहे हो ना कि भैया वहां तो 3 भेद दिए हैं, 3 भेद शब्द अलंकार के देता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। अनुप्रास होगा, यमक होगा और श्लेष होगा, ठीक है। लेकिन मैं 5 भेद करा रहा हूं, 2 भेद वो इसलिए कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसलिए। हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यार मैं इसलिए पढ़ाना हूं आपको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना बने। कोई क्वेश्चन यदि मिल जाए इत्तेफाक, है ना, तो आपके सामने ये चुनौती ना बने, ठीक है ना। लेकिन आप इस पर ज्यादा फालतू की बातें ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। उदाहरण बच्चों, वरना आपका सिलेबस बेटा मैंने पूरा करा दिया है, बस मुझे आपको गद्यांश वाली क्लास लेनी है एक दिन, बाकी और कुछ नहीं लेना, है ना। मेरी तरफ से आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। जो आपके ये अग्नि बैच जो HCM वाला बच्चा है, लेकिन फायरमैन वाला जो बच्चा है उसके टॉपिक एक बार मैं देख लूंगा, जो टॉपिक उसके मैंने अभी नहीं कराया है वो टॉपिक मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो मेरे दोस्त लिखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ता अधिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए, ठीक है। कनक कनक ते 100 गुनी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए। तो मेरे दोस्त कनक के अर्थ यहां पर कनक एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अपना अर्थ अलग अलग देता है। तो मेरे दोस्त आपको पता है, एक बार कनक का अर्थ होता है धतूरा
और एक बार कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है ना, सोना और धतूरा। क्लियर है ना। तो जब आदमी धतूरा ज्यादा खा लेता है तो उससे मेरे दोस्त क्या होता है। नहीं बेटा, जीडी में नहीं अंजलि, जीडी मत पढ़ना, जीडी में अलंकार मत पढ़ लेना, ये तो सिर्फ मैं हेड कांस्टेबल वाले बच्चों के अनुसार पढ़ा रहा हूं। जीडी में नहीं आता अलंकार अलंकार, अलंकार रस छंद कुछ नहीं आता वहां पर। ठीक है। तो बच्चों जब आदमी धतूरा ज्यादा खा लेता है तो उसे जब नशा हो जाता है, जब वो अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलता है, इसी प्रकार बच्चों जब सोने की प्राप्ति हो जाती है, मालदार हो जाता है कोई व्यक्ति पैसे वाला, तब भी वो ऐसे ही पता नहीं पैसे का नशा होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो मेरे बच्चों यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। एक उदाहरण मैं और लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो घटा यहां पर दो बार आ रही है आपके सामने, घटा शब्द दो बार आ रहा है ना। तो बेटा एक घटा का मतलब होता है कम, और एक घटा का अर्थ होता है बादल वाली घटा। बादल वाली घटा। कम होना होता है एक तरफ, घटा माने कम होना, कि घटा दिया। ठीक है ना। और बेटा एक बार होता है कम होना, बादल वाली घटा, मतलब बारिश जो बारिश करती है घटा, एक तो वो हो गई, एक मेरे बच्चों कम है ना, याद रखना। बेटा खुशी उसने पूरे नहीं दिए, 5 ही भेद पढ़ाए हैं, पांचों भेद याद रखना। ठीक है, लूसेंट वूसेंट छोड़ो। ऐसे दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं जो अनाप शनाप क्या क्या बोलती हैं, है ना। 5 भेद होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, उसे आप ध्यान रखिए। ओके, पढ़ने पर ध्यान दो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो, कमेंट पर मत करो। ओके, कमेंट जो बच्चा करता है बेटा वो बेफिजूल में समय नष्ट करता है अपना, कुछ नहीं होना, याद रखना। ठीक है। इसका एक उदाहरण और लिखता हूं, तीसरा मैंने लिखा, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है। तो एक बार सजना बेटा ये, एक बार सजना ही। एक बार तो सजना सवरना होता है अपने आप को अच्छे से कपड़े दिखा पहनना, अच्छे से एकदम मुंह धो करके फिट हो जाना, है ना। और एक बार प्यारे बच्चों, एक बार होता है घर सजना पति के लिए बोल रहा है ना। तो बेटा एक बार तो क्या है, सुंदर दिखना, सुंदर दिखने के लिए सजना, है ना, सुंदर दिखना। और एक बार प्यारे साथी अपने पति के लिए सजना बोल रहा है, पति के लिए बोला गया है, के लिए बोला गया है। ठीक है ना। एक बार पति के लिए बोला गया, एक बार बेटा सुंदर दिखने के लिए बोला गया है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर है ना, याद रहेगा। अब आता है प्यारे दोस्त, जो अगला वाला भेद है इसका, वो होता है दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक है। हाँ, लिखेंगे, तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको, बोलो भाई। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब एक शब्द किसी रचना में कोई एक शब्द आता है और अर्थ उसके अनेक निकलते हैं, उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहां पर मेरे दोस्त क्या होता है। ठीक है ना। तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, अलंकार, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो लिख देंगे, इसका अर्थ होता है मेरे बच्चों चिपकना, मतलब इसमें अर्थ चिपके होते हैं, चिपकना, श्लेष का अर्थ है चिपकना। तो लिखेंगे, लिखिए बच्चों, जिस रचना में लिखिए, जिस रचना में कोई शब्द एक बार आता है,
कोई शब्द एक बार आता है, एक बार आता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको पता लगा, जिस रचना में कोई शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, पढ़ेंगे बेटा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून। आगे आएगा पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो बेटा ये जो दोहा मैंने लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो मेरे दोस्त ये जो पानी शब्द है ना, यहां पर देखो एक ही बार आ रहा है, लेकिन इसके अर्थ देखोगे आगे, मोती भी है, मानुष भी है, चून भी है। ठीक है, तो बेटा ये आपके अलंकार होता है श्लेष, जब पानी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं और वो शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा है, तो मेरे दोस्त इसका मतलब है कि वहां पर श्लेष अलंकार आपका होता है। ठीक है भाई, बताइए, क्लियर है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे साथी ये बात आप याद रखेंगे। मैंने कहा भाई एक उदाहरण लिखता हूं, नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम। एक उदाहरण देखो इसका और लिख कर बताता हूं, अगला वाला उदाहरण, नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम। ठीक है बच्चों, नवजीवन दो घनश्याम हमें, हमें और लिखिए कि हमें नया जीवन दो घनश्याम। ठीक है, तो नव का मतलब बेटा क्या होता है? नवजीवन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नवजीवन का मतलब है मेरे बच्चों जल। नवजीवन का एक अर्थ होता है जल और एक होता है नया जीवन, जो नई हमारी दुनिया बस जाए, नया जीवन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। शब्द एक है नवजीवन और अर्थ अपने दो दे रहा है, एक बार जल और एक बार नया जीवन। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको पता लग जाना चाहिए कि यहां पर हमारा श्लेष अलंकार है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, वेरी गुड। और बच्चों ये भी आप देख रहे होंगे घनश्याम के अर्थ भी आप दो निकाल सकते हैं। ठीक है, बादल पांडे बेटा इतने सारे कमेंट करने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? समय नष्ट करना। ठीक है, अब ऐसे ही प्यारे बच्चों घनश्याम के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है काले बादल, काले बादल, और एक अर्थ होता है बेटा बाके बिहारी लाल कृष्ण जी। ठीक है, तो मेरे दोस्त देख लीजिए यहां पर मेरे भाई श्लेष अलंकार आपका होता है। क्लियर है?
अब नंबर चौथा जो बेटा भेद है इसका उसे पढ़ेंगे। नंबर 4 है बच्चों आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है भाई, वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका मतलब क्या है, जिस रचना में कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ सुनता है ना मेरे बच्चों। मैंने बोला जिस रचना में कहने वाला कुछ कहता है लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ निकालता है। सुनने वाला उसका अर्थ अलग निकालता है, अलग निकालता है, अलग निकालता है। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। होता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रहेगा आपको, अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। जो बच्चे समय नष्ट कर रहे हैं कमेंटबाजी करने में, वो कुछ नहीं कर रहे, बस वे फालतू में अपना समय खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं होना इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखना, समझो चीजों को, उसका अलग अलग मुहावरे को समझकर चलिएगा, अलग अलग ध्यान रहेगी, ये बातें याद रखेंगे। और वक्रोक्ति का अर्थ होता है बेटा उलझना। क्या होता है मेरे बच्चे, उलझा या फंसा। जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है, उलझा या फंसा फील करता है, उसे कहते हैं बेटा वक्रोक्ति। जैसे बच्चों मैंने कहा हे पशुपाल कहां रजनी, कहां सजनी। देखो एक अलग उदाहरण देता हूं, हे पशुपाल, हे पशुपाल कहां सजनी, कहां सजनी, कौमा जमुना तट धेनु, जमुना तट धेनु, धेनु चराए रही, चराए रहो रही, रहोरी। ठीक है ना, हे पशुपाल कहां सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहो रही, चराए रहो रही। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो बेटा आपका जो अर्थ होगा, अब यहां पर एक शब्द पशुपाल आ रहा है। पशुपाल के जो अर्थ होते हैं वो दो होते हैं, एक तो पशु को पालने वाला और एक होता है मेरे दोस्त भगवान शिव। ठीक है, तो बच्चे आपको ये आंसर देखना होगा मेरे बच्चों। पशुपाल का अर्थ एक तो होता है पशुओं को पालने वाला, पशुओं को पालने वाला। ठीक है भैया, और एक अर्थ होता है इसका भगवान शिव। ठीक है ना, ठीक है, भगवान शिव। हाँ समझिए, रुकिएगा, हाँ समझिएगा। ये कह रहा है हे पशुपाल कहां सजनी, जमुना तट धेनु चिराए रही। तो मेरे बच्चों कहने वाला तो ये कह रहा है पशुपाल कहां है। ठीक है, ठीक है ना, कहने वाला तो पशुपाल की बात कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसका अर्थ दूसरा निकाल रहा है कि भगवान शिव कहां है ना। क्योंकि वक्रोक्ति पढ़ रहे हैं, वो शिलेश की बात तो ऊपर गई, उनके दो अर्थ निकलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर हम बोल रहे हैं जो, उस पर ध्यान देंगे तो मेरे बच्चे, एक होता है पशुपाल बरु पशु को चराने वाला, कह रहा है हे पशुपाल कहां सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहो रही, है ना। तो बेटा ये तो कह रहा है कि पशुपाल कहां है, पशु को चराने वाला कहां है, और सुनने वाला समझ रहा है कि भगवान शिव के लिए पूछ रहा है मुझसे कि वो कहां है पशुपाल, है ना।
तो मेरे बच्चों, जब कहने वाला कुछ कहे और सुनने वाला कुछ सुने और उसका अर्थ भिन्न निकाले, अलग निकाले, तो वहां पर मेरे दोस्त आंसर आपका ये होगा राइट। ठीक है बेटा, देखो परिभाषा में कुछ गलती नजर आ रही है। अब बच्चा कह रहा है जी सुन लो, जिस रचना में कहने वाला कुछ कहता है, कि मैं कुछ कह रहा हूं और आप कुछ उसका अलग समझ रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, कि जिस रचना में कहने वाला कुछ कहता है लेकिन सुनने वाला जो श्रोता है उसका अर्थ अलग निकालता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। बात समझ में आई? तो बेटा कहने वाला जो था वो पशु पालने वाले के लिए पूछ रहा है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ भगवान शिव निकाल रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पर आंसर आपको ये इस प्रकार देना होता है। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण मैं लिखता हूं, को तुम हो घनश्याम, हम तो वर्षों कित जाए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, राधा जी घर के अंदर होती हैं, भगवान कृष्ण जी पहुंचते हैं और वो ऐसे गेट बजाते हैं, कुंडी खड़खड़ाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, राधा जी कहती है कौन तुम हो। ठीक है, तो वो कहती है, वो भगवान कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम, है ना, बाहर से कहते हैं घनश्याम हम। तो राधा जी कहती है तो घनश्याम हो तो मैं क्या करूं, बरसों कित जाए, कहीं जाकर वर्षा कीजिए। घनश्याम बादल को भी कहते हैं और घनश्याम कृष्ण जी को भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर बेटा बादल और कृष्ण, इसके दो अर्थ निकलते हैं। कहने वाला तो ये कह रहा है कि मैं कृष्ण जी हूं, लेकिन सुनने वाला कह रहा है तुम बादल हो तो मैं क्या करूं तुम्हारा, यहां तुम कहीं जाकर वर्षा करो, यहां पर मत रुको, यहां पर तुम्हारा क्या काम है। तो मेरे बच्चों ऐसी जगह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण होता है, जैसे बच्चों हम कह देते हैं जाओ मत रुको, है ना, जाओ मत रुको। और दूसरे में मैंने बोल दिया जाओ मत रुको। तो दोनों में अंतर आ रहा है ना, जाओ मत रुको। इसमें यहां पर इसमें छोटी सी इसको हटते हैं, जाओ, ये कॉमा पीछे लगा दिया, देखो जाओ मत रुको, अपना काम करो। ठीक है, फिर मैंने कहा जाओ मत रुको भाई, यहीं रुको, और ये कह रहा है जाओ मत रुको। तो बेटा सुनने में और कहने में अंतर नजर आ रहा है ना दोनों बातों को, यही बात होती है। अब मैंने तुमसे कहा जाओ मत रुको, तुम कह रहे हो यार जाओ मत रुको, भाई वो तुम कह रहे हैं कि मत रुको जाओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलने से ही हम इन बातों को समझ लेते हैं। अगला जो उदाहरण होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका नंबर 5वां जो भेद है वो भी आपको समझना है, वीप्सा अलंकार। वो क्या होता है, लिखेंगे जब हर्ष घृणा प्रेम, जब हर्ष घृणा विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया जाता है, आदि भावों को प्रभावशाली रूप से
व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। या विशेष करके लिख देना, या बेटा विशेष करके लिख देना, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। गुरुजी ये तो सैम हो गए। बेटा ध्रुव कैसे सैम हो गए ये बताना। वहां पर तो एक शब्द के सिर्फ दो ही अर्थ निकल रहे थे, यहां पर सुनने वाला कुछ कह रहा है और सॉरी कहने वाला कुछ अलग अलग मन से कोई बात कह रहा है और सुनने वाला किसी बात को अलग मन से समझ रहा है। ठीक है, तो अलग हुआ ना। और इन दोनों में अर्थ नजर नहीं आ रहा। देखो यहां पर ये अल्प विराम लगा हुआ है और देखो दोनों में अंतर नजर आ रहा है। इतनी सी बात है तो समझिए, जाओ मत रुको, जाओ मत रुको, और ये कह रहा है जाओ मत रुको, है ना। देखो यहां पर मैंने यहां लगा दिया अल्प विराम, जाओ मत रुको, जाओ मत रुको, अपने घर जाओ। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा मधुर मधुर मेरे दीपक जलें, जैसे बच्चों एक उदाहरण लिखा मैंने इसका, देखो मधुर 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 मेरे दीपक जले, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, तो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, वीप्सा अलंकार होगा। मैंने कहा राम राम, राम राम। ठीक है, जब कहीं गंदा मन हो जाता है, मन में घृणा हो जाती है, आप क्या बोलते हैं? छी छी। बोलते हो ना ऐसे? तो बेटा बताइए, राम राम, छी छी। ठीक है ना। अब जैसे एक वाक्य मैंने बोला, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। बेटा इसको पहचानने की सीधी सी ट्रिक है कि जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति मिल रही है और घृणा प्रेम विस्मयादि हो रहा है, वहां पर आपका आंसर विस्मयादि वो वीप्सा अलंकार होगा, ध्यान रखना। पिछले उदाहरण की बात कर रहे हो ध्रुव जी, पिछले उदाहरण में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, वक्रोक्ति और इसमें तुमने उदाहरण में अंतर दिया। इसमें एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें एक शब्द बोल रहा है, वो कह रहा है वो पशुपालक, पशु पालने वाले को, और वो समझ रहा है भगवान शिव को। तो अंतर हुआ ना। यहां पर समझ नहीं रहा, यहां पर तो केवल यहां पर समझ रहा है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं बात और आप उसका कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा वक्रोक्ति। और यहां पर एक शब्द आया और वह शब्द अपने दो अर्थ दे रहा है, तो वो बात उसकी एक शब्दों की बात अलग हो गई। लेकिन यहां पर सुनने वाला भी है और समझने वाला भी है। यहां पर जब वाक्य शुरू किया जाता है तो बेटा किसी को बोलकर किया जाता है, वहां पर किसी को बोलकर या किसी से बात करके नहीं किया जाता वाक्य शुरू। लेकिन यहां पर आप कहते हैं हे पशुपालक कहां सजनी, तो मैंने आपसे पूछा हे पशुपालक कहां है सजनी, है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पशुपालक मतलब पशु पालने वाली कहां है, और आप कह रहे हैं कि अरे पशुपालक तो भगवान शिव है, वो तो तुम कुछ समझ रहे हो, मैं वहां पर क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप कुछ समझ रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन थोड़ी हो रहा है, वरना वहां पर कोई बात पूछी जा रही है आपसे। तो दोनों में अंतर ऐसे करो ना यार, है ना। दोनों में इतना सा अंतर है, इतना समझोगे तो फिर तभी तो काम चलेगा। रटन विद्या नहीं समझनी बेटा। जहां पर क्वेश्चन आप किसी से कुछ पूछते हैं और समझने वाला उसकी उल्टा अर्थ समझने लेता है, उल्टी उल्टी बात करने लगता है, वहां पर होता है, ठीक है, वहां पर होता है वक्रोक्ति। और जहां पर एक किसी नॉर्मल एक वाक्य एक रचना आई और उसके एक शब्द आया, उसमें एक शब्द दो अर्थ दे रहा है, अनेक अर्थ दे रहा है, तो वहां पर क्लेश है। लेकिन जब आपसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, और जो जिससे आपने क्वेश्चन पूछा उसने उसका अर्थ कुछ और दिया, तो वो आप क्या कहोगे, यार ये तो कुछ का कुछ समझ रहा है गलत, भाई मैंने तो इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है और ये समझ रहा है मैं इससे गलत पूछ रहा हूं, तो वहां पर होगा वक्रोक्ति।
चीजों का अर्थ समझोगे बेटा तभी तो काम आएगा। मैंने आपसे कहा कि हिमाचल के सेब कैसे हैं, आप बोले सेब ही तो कह रहे हैं, कश्मीर के बता दो, है ना। समझ में आ गई बात। हाँ, तो मेरे दोस्त यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इसके बेटा अर्थ अलंकार के साथ। फिर हम इस क्वेश्चन के क्वेश्चन करके अपना इस टॉपिक को भी समाप्त कर देंगे। और नेक्स्ट वीक का तो कोई मतलब नहीं है, एक दो टॉपिक बचा है आपका, वो खत्म, फिर आप लोगों का सिलेबस पूरा, फिर आप प्रैक्टिस करो दबा कर, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।